Hello viewers and welcome to my channel. My today's topic is the blood. In this lecture we will study about composition of blood and then we will also discuss about functions of blood. So let's get started. Before going to the details हमें ये पता होना चाहिए कि what is blood. So blood is basically a fluid that transports oxygen and nutrients to the cell and carries away carbon dioxide and other waste products. What does it means? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है वो एक बेसिकली फ्लूइड है और वो क्या कर रहा है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है किसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास वो इस तरह से यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी सेल्स को सप्लाई की जाती है ये जो ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन और हमारे बॉडी के सेल्स को पहुंचाते हैं क्यों क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस को रन करने के लिए ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी टू आवर बॉडी सेल्स और अगर आप यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर और वो एज अ बाई प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी सेल्स बहुत सारे प्रोसेसेस रन करते हैं तो उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वेस्ट बाई प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये रेड ब्लड सेल्स कैरी अवे करते हैं from our body cells. So moving on, moreover it comprises 8% of our total body fluids. अगर आप यहाँ पर देखें इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स मौजूद हैं दैट इज 64%. सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो परसेंटेज है वो 25% है और वो क्या कौन सा फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन वी हैव 8% ओनली 8% प्लाज्मा यहाँ पर आपने प्लाज्मा से कंफ्यूज नहीं हुआ ना ये भी बेसिकली ब्लड का पार्ट होता है ये आगे चल के आपको इस लेक्चर में ज़रूर समझ में आएगा कि प्लाज्मा बेसिकली क्या है मूविंग ऑन blood is performing a very important function because it is serving as a medium as a specifically a transport medium for various cells for various things in our body फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि ये जो सिक्रीटिंग सेल है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो जो हार्मोन्स हैं वो वाया ब्लड स्ट्रीम हमारी बॉडी में मूव करते हैं और अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं सो ये एक सिक्रीटिंग सेल है और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए अपने टारगेट सेल की तरफ मूव कर रहा है व्हाट इट मीन्स दैट जो ब्लड है वो इस हार्मोन के लिए एज अ मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहा है इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये जो ग्लूकोज है वो भी हमारी ब्लड स्ट्रीम के जरिए ही डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन ये सब हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है सो ब्लड इज performing a very several important function of this transportation. अच्छा अगर अब हम होल ब्लड को डिवाइड करते हैं हम देखना चाहते हैं कि होल ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद है तो हम उसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपके पास ये रिजल्ट आता है three distinct layers. Here you can see the three distinct layers. The uppermost layer is plasma, which comprises of 58% of our total blood. ये एक येलोइश सा लिक्विड होता है और इसमें 55% हमारे ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है अब आपको प्लाज्मा समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली 8% ऑफ बॉडी फ्लूइड इज प्लाज्मा सेकेंड जो लेयर है हमारे पास वो बफी कोट की लेयर है ये बहुत ही बारीक सी लेयर होती है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है ल्यूकोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स विच कंप्राइजेज ऑफ ओनली 1% ऑफ टोटल ब्लड इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है ल्यूकोसाइड्स और प्लेटलेट्स क्या होते हैं आई विल टेल यू लेटर ऑन इन दिस लेक्चर देन फाइनली हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट हैं यहाँ पर सेल्स वो हैं एरिथ्रोसाइट्स जिनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है और ये कितना परसेंटेज बनाते हैं टोटल ब्लड का 45% ऑफ टोटल ब्लड आफ्टर प्लाज्मा जो हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज है वो रेड ब्लड सेल्स की है दैट इज 45% ऑफ टोटल ब्लड सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड वी हैव प्लाज्मा 55% we have white blood cells and platelets and then we have red blood cells it is 40% ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ब्लड की दिखाएगी अब हम ज़रा डिटेल में चलते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन की तरफ कि ब्लड को जो है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लाज्मा ये तो हमें पता है ऑलरेडी कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का 8% है सिर्फ बाकी जो फ्लूइड्स है वो टिश्यूज में मौजूद होते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं सो अगर हम प्लाज्मा की इनसाइड स्टोरी देखें तो प्लाज्मा की जो 55% है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस परसेंटेजेस उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हमारे पास किसकी है वाटर की दैट इज़ 91%. सो प्लाज्मा इज़ 91% जस्ट वाटर बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज हमारे पास रह जाती है वो हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं डिफरेंट सॉल्यूट्स मौजूद हैं अगर हम प्रोटीन्स की बात करें जो कि 7% है प्लाज्मा का उसके अंदर हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन और
प्लाज्मा इज एल्ब्यूमिन विच इज़ 58%। और एल्ब्यूमिन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, कैरियर के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो ऑस्मो, हमारे ब्लड का जो, सॉरी बॉडी का नहीं, हमारे ब्लड का जो ऑस्मो ग्रेडियंट है उसको भी मेंटेन कर रही होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ग्लोबुलिन्स जो है वो 38% है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है पाई जाती है आपके प्लाज्मा के अंदर। और इसका सबसे फेमिलियर जो ग्लोबुलिन है उससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे, दैट इज़ गैमा ग्लोबिन, और वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज। ये भी हमारे प्लाज्मा के अंदर 38% मौजूद होती है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर जिसकी सबसे कम परसेंटेज है वो है फिब्रोनेजन। फिब्रोनेजन जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है इन क्लॉटिंग ऑफ आवर ब्लड। सो अब हम दूसरे सॉल्यूट्स की अगर बात करें तो जो सिर्फ 2% है हमारे पास प्लाज्मा का, उसके अंदर आयंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, यूरिया है, गैसेस वगैरह हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन है। सो ये प्लाज्मा के अंदर बाकी 2% जो है ये आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस बनाते हैं। दूसरा हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। अब आपने यहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली वाइट जो प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम ब्लड को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स तीनों आ जाते हैं। उसमें भी आपको पता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किसकी है, 45% रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, और देन सॉरी उसके बाद सेकेंडली हमारे पास प्लेटलेट्स का नंबर आता है, उसके बाद फिर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स का नंबर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली दैट रेड ब्लड सेल्स आर सो अबंडेंट दैट उनका जो फिगर है दैट इज़ 4.2 to 6.2 मिलियन। एंड अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो इट इज़ 250 to 400,000। एंड वाइट ब्लड सेल्स पर अगर हम आए तो सबसे कम पाए जाते हैं हमारी बॉडी, हमारी ब्लड के अंदर, दैट इज़ 5 to 9,000 ओनली। अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको आप फर्दर, बेशक इनकी परसेंटेज कम है लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं और वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइडेड है। उसमें हम आप देखें अगर तो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, हमारे पास मोनोसाइट्स आ जाते हैं, इजोनोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स आ जाते हैं। सबसे जो अबंडेंट वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स 60 to 70%। देन लिम्फोसाइट्स की बारी आ जाती है, जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो 20 to 25% मौजूद है हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट में। मोनोसाइट्स जो हैं वो 3 to 8% हैं, एजेनोफिल्स जो हैं वो 2 to 4% हैं, और बेसोफिल्स जो हैं वो 0.5 to 1% है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको निमोनिक बताना चाहूँगी कि अक्सर वाइट ब्लड सेल्स जो है हमें उसकी याद नहीं रहती कि कौन कितनी परसेंटेज में मौजूद है, और अक्सर उनके नाम भी याद नहीं रहते। तो ये निमोनिक्स है जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट निमोनिक्स इज नेवर लेट monkeys eat bananas। ठीक है, तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में परसेंटेज है, और इससे आपको नाम भी याद आ जाएंगे। N stands for never, N stands for neutrophils, let, L stands for lymphocytes, monkeys, M stands for monocytes, and eat stands for eosinophils, banana stands for basophils। So इस तरह से इजीली आप वाइट ब्लड सेल्स को याद रख सकते हैं और उनकी परसेंटेजेस को भी इजीली याद रख सकते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स दी फंक्शन ऑफ ब्लड, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को कवर कर लिया। अब हम फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो आपको पता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, एरिथ्रोसाइट्स की। तो एरिथ्रोसाइट्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को ही, रेड ब्लड सेल्स को ही एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो जो आरबीसीज का स्ट्रक्चर है वो बाइकनकेव होता है और ये ई न्यूक्लिएट होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन आरबीसीज आर द एक्सेप्शन जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर ई न्यूक्लिएट, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइकनकेव से होते हैं। कॉम्पोनेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है, पार्ट है आरबीसीज का, वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है रेड ब्लड सेल के लिए, वो क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग का, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। इसके अलावा लिपिड्स, एडीपी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी आरबीसीज के अंदर मौजूद होते हैं। फंक्शन में अगर हम बात करें तो फंक्शन आरबीसीज का क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। सो अगर हम हीमोग्लोबिन फर्दर हम इनसाइड स्टोरी की तरफ अगर जाएं आरबीसीज के, तो हीमोग्लोबिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स का, उसके अंदर अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करें हीमोग्लोबिन को, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बना है, 4 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स एंड 4 हीम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, ये हीम
एंड ग्लोबुलिन। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि इसके अंदर ग्लोबुलिन भी मौजूद है और हीम भी मौजूद है, लेकिन किस अमाउंट में मौजूद है? 4 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स एंड 4 ही हीम मॉलिक्यूल्स। अब ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स की अगर हम चलते हैं तो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स क्या हमारे लिए, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है आपको पता है। सो ये क्या काम कर रही है हीमोग्लोबिन में? इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि अभी हम सिर्फ ओवरऑल फंक्शन देख रहे हैं ब्लड का। सो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो आरबीसीज के अंदर मौजूद है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो कैरिंग अवे होता है कार्बन डाइऑक्साइड को टूवर्ड्स लंग्स लेकर जाता है। सो एनहाइड्रेज, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड है इसके अंदर 4 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स के अंदर। 4 हीम मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सो हीम इज स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है, तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि बेसिकली ये आयरन है जिसके साथ ये ऑक्सीजन बाउंड होती है या बॉन्ड बनाती है, और फिर रेड ब्लड सेल्स इसको कैरी करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। सो ये तो हमारे पास स्टोरी खत्म होगी आरबीसीज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर। अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, वाइट ब्लड सेल्स को ही ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सो और ल्यूकोसाइट्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिमूव डेड सेल्स एंड डेब्रिस। ठीक है, ये ना सिर्फ हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, बल्कि हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स हैं और डेब्रिस वगैरह उसको भी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको इसकी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स तो बता दी, कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे पास। न्यूट्रोफिल हैं, जिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। होपफुली आप लोगों को जो निमोनिक्स है वो भी बहुत हेल्प आउट करेगा वाइट ब्लड सेल्स के नेम को याद रखने में। सो ल्यूकोसाइट्स का जो मेजर फंक्शन है वो हमारी बॉडी का इम्यून है, इम्यून सिस्टम को बनाना है ऐसे ही। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, और इसके अलावा डेड सेल्स या डेब्रिस को रिमूव करना है हमारी बॉडी में से। अगर हम ये अब स्पेसिफिकली अगर हम हर सेल के हिसाब से बात करें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के हैं, उनकी फंक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली, तो अगर हम चलें बेसोफिल से स्टार्ट करते हैं लेट्स से। बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स मौजूद हैं हमारे ब्लड के अंदर एज अ वाइट ब्लड सेल। इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? रिलीज केमिकल्स दैट मीडिएट इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन जैसे रैशेज वगैरह आना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर, कोई स्किन जो है स्वेल होना शुरू हो जाती है, कहीं से आपकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ अ वे ऑफ टेलिंग योर बॉडी दैट समथिंग इज रॉन्ग इन साइड योर बॉडी। तो ये इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में? बेसोफिल प्ले कर रहे हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारी बॉडी को हमें बताते हैं बेसिकली कि समथिंग इज रॉन्ग एंड इट शुड बी ट्रीटेड। सो देयर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है? वो क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडर्स को। बेसिकली इनका काम है फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोस करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फिर उनको, इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये जो इन्वेडर्स हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये उसको फेगोसाइटोस करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एजिनोफिल्स का भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही फंक्शन है न्यूट्रोफिल के साथ। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, पर्टिकुलरली एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स का क्या मतलब है? कि ये बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम कर रहे होते हैं। जो एंटीबॉडी ने जिस पैरासाइट को कोट किया होता है, जिनकी एंटीजन्स को उसने प्रेजेंट किया होता है, ये सिर्फ उनको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की तरफ चले तो ये दे ऑल्सो डू द जॉब ऑफ फेगोसाइटोसिस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स बट बाय एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम भी करते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडर्स को, तो जो उनके एंटीजन्स हैं, जो जब इन्होंने डिस्ट्रॉय करते हैं बाकी पार्ट्स को, इन्होंने विरुलेंस को सबको खत्म कर देते हैं, लेकिन जो उनके एंटीजन्स हैं उनको क्या करते हैं? अपनी सर्फेस के ऊपर, यहाँ पर अपनी सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो बाकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि देयर इज सम इन्वेडर इन योर बॉडी, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इसीलिए ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं अपने सेल्स के ऊपर। लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो लिम्फोसाइट्स के साथ आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, बी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है एंटीबॉडीज की जनरेशन में इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट इन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जितने भी हमने पीछे सेल्स पढ़े, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, दे आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे जस्ट इनगल्फ इट एंड डिस्ट्रॉय इट। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे शो वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। ये एंटीजन्स को रिकग्नाइज करते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी
पॉइंट आउट करते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं जाके एंटीजेंस के साथ, जो इन्वेडर्स होते हैं उनकी एंटीजेंस के साथ, इंक्लूडिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सो बी लिम्फोसाइट का मैंने ऑलरेडी आपको फंक्शन बताया कि उनका क्या फंक्शन है, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। मूविंग टुवर्ड डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली रिकग्नाइज पैथोजेंस एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, यहाँ के डेंड्राइट से आपको पता लग रहा है कि बेसिकली कम्युनिकेशन का काम कर रहे होंगे, डिफरेंट सेल्स को कम्युनिकेट करते हैं। हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है और अडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसके अंदर भी ये एक लिंक क्रिएट करते हैं बाय recognizing pathogens and activating other immune cells by antigen presentation। ये भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, लाइक मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। सो बेसिकली इनका काम क्या है, ये इनेट हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको आपस में लिंक करते हैं बाय recognizing pathogens। So that was the whole story about WK-sites और white blood cells, या उनको WBCs भी कह सकते हैं in short। Now moving towards thrombocytes। Thrombocytes क्या हैं? Thrombocytes is basically a synonym for platelets। ठीक है, तो platelets का नाम, दूसरा नाम thrombocytes भी है। ये basically they are not cells। That is a very interesting thing about thrombocytes के they are not cells, they are basically cell fragments। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में कि जब ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ये कौन सी लीनियज से आते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से, माइलॉइड लीनियज से आते हैं। और यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं इनटू मेगा कैरियोब्लास्ट, देन दे कन्वर्ट इनटू मेगा कैरियोसाइट, एंड फाइनली ये जो मेगा कैरियोसाइट हैं, इसके जो सेल फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली प्लेटलेट्स। दे आर नॉट सेल्स, दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स। किसके सेल फ्रेगमेंट्स हैं? मेगा कैरियोसाइट्स के सेल फ्रेगमेंट्स हैं। So cell fragments which off from megakaryocytes in red bone marrow। And what is their function? They are important in preventing blood loss। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेटलेट प्लग्स बनाते हैं, जैसे ही अगर कोई इंजरी होती है, आपकी बॉडी में कट लगता है आपकी स्किन के ऊपर, तो ये फौरन से उस ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पर जाकर प्लग्स बना लेते हैं। प्रोमोटिंग फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्लॉट्स, आपके ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। आपकी अगर कोई इंजरी हो गई है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना है। ठीक है, ना सिर्फ उसको स्टॉप कराना है बल्कि उसको आप इंश्योर भी करवाना है कि दोबारा से ये जो इंजरी है वो ओपन ना हो जाए, वो या वो स्कार वो ओपन ना हो जाए, तो वहाँ पर वो क्लॉट कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट बना देते हैं ताकि दोबारा से ब्लड ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो सके। सो थ्रोम्बोसाइट्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लड क्लॉटिंग एज वेल एज स्टॉपिंग ऑफ योर ब्लीडिंग after an injury। So if you like this video, kindly like it, share it and subscribe my channel।